ओके, स्क्रीन विज़िबल है सबको? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलायबिलिटी के बारे में कि रिलायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी होती है ये असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। असेसमेंट वाला जो आपका टॉपिक है उसमें भी ये इंक्लूड होती है, ठीक है। इसके अलावा ये रिसर्च में भी यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए मैंने एक ही जगह पर दोनों को रखा है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मैंने रिसर्च वाले टॉपिक्स में इंक्लूड किया है। लेकिन मैं यहाँ टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, उसकी भी एग्जांपल्स देती हूँ कि अगर टेस्ट या असेसमेंट में यूज़ हो तो किस तरीके से जो रिलायबिलिटी क्या चीज़ है और वैलिडिटी क्या चीज़ है। अब रिसर्च हम रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। जो रिलायबिलिटी होती है, नाम से आपको पता चल रहा है कि हर वो चीज़ रिलायबल होती है जो एक ही नताइज दे, ठीक है। यानी कि हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा काबिल एतमाद है जो मतलब सेम वर्क करे, जो जो मतलब वैलिड भी हो, जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो भी पूरे, और उसके अलावा वो हर बार यूं नहीं कि सिर्फ एक ही बार वो काम करें, वो जितनी बार भी हम उसे ट्राई करें, यूज़ करें, उतनी बार सेम रिजल्ट्स दे, कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है, ओवर टाइम। तो जहाँ पर भी कंसिस्टेंसी का सिंपली वर्ड यूज़ हो उसका मतलब रिलायबिलिटी है, ठीक है। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च मेथड प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स जो आपके आए किसी भी रिसर्च स्टडी के, वो कंसिस्टेंट रहें, स्टेबल रहें, सेम रहें, ठीक है, कांस्टेंट रहें, तो समझें कि आपकी रिसर्च जो है वो रिलायबल है। ये था सिंपल, ठीक है। सिंपल इसके जो डेफिनेशन है रिलायबिलिटी की, इसके जो हिंट है वो सिंपल यही है कि जो कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, किसी भी काम में या किसी भी आउटपुट में, रिजल्ट्स में, जो भी प्रोडक्ट हो आपका, उस वो जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे, वो रिलायबल कहलाती है। अब रिलायबिलिटी जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, क्यूडर रिचर्डसन मेथड है जो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और काफ़ी फेमस भी है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर राइट किया है। अब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो है, आप ये समझ लें कि आपने अपने जो है एक टेस्ट कंडक्ट किया। मैं असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ठीक है। टेस्टिंग के हवाले से बात कर रही हूँ कि आपने स्टूडेंट से एक टेस्ट कंडक्ट किया, उसके रिजल्ट्स, ठीक है, आपके सामने आ गए। फिर आपने अगेन रीटेस्टिंग की, ठीक है, अगेन आपने टेस्ट लिया वही सेम वाला लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद, और उसके रिजल्ट्स को आपने चेक किया, ठीक है। अब आप दोनों के रिजल्ट्स, जो आपने कुछ अर्सा पहले टेस्ट लिया था और जो कुछ अर्सा बाद टेस्ट लिया, उन दोनों के रिजल्ट्स को आपस में आप कंपेयर करेंगे तो अगर तो रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है, यानी टाइम चेंज करने से कोई ड्यूरेशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेथड के अकॉर्डिंग रिलायबल है, ठीक है। जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है उस टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए वो रिलायबल है, ठीक है। अब रिसर्च में इसको कैसे यूज़ करेंगे, इस टर्म को रिसर्च में ऐसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा क्लासरूम टीचिंग मेथड में असेसमेंट कर रहे हैं रिसर्च की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। मैम जी जी। मैम अगर दोनों टेस्ट का रिजल्ट सेम आ रहा है लेकिन सही नहीं आ रहा तो तब भी टेस्ट रिलायबल होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल इसी से ही तो पता चलेगा एक वीक स्टूडेंट है, ठीक है, या स्लो लर्नर है, फॉर एग्जांपल। स्लो लर्नर हमेशा आपको रिजल्ट्स जो है वो ब्रिलियंट वाले रिजल्ट नहीं देता। स्लो लर्नर जो है उसकी लर्निंग बहुत स्लो होती है। तो अगर तो वो टेस्ट में, एक टेस्ट में भी उसने जो रिजल्ट्स हैं वो आप यानी कि लर्नर के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो भी जिस भी रेशो में आ रहे हैं, हाई साइड पे आ रहे हैं, लो साइड पे आ रहे हैं, अगर वो नेक्स्ट पे भी उसी सेम ही टेस्ट पे हमने चाहे टाइम पीरियड बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 मंथ बाद वही टेस्ट कंडक्ट कर लिया, उसमें भी वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट जो है दो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग रिलायबल कहलाएगा। टेस्ट एंड रीटेस्ट रिलायबिलिटी वह यहाँ पर फुली यानी आपको शो हो रही है। अब चाहे वो रिजल्ट्स डाउन हो चाहे वो हाई हो, ठीक है,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ आपको रिलायबल यानी स्टेबल या कांस्टेंट रिज़ल्ट्स दे रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, ठीक है? ये एक टेक्नीक है रिलायबिलिटी को चेक करने की, ठीक है? किसी भी चीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वॉशिंग मशीन की एग्ज़ाम्पल लूँ कि वॉशिंग मशीन बनाई है, उसको जैसे ही बनाने के फ़ौरन बाद टेस्ट करके देखा, ठीक है? उसने जी कपड़े वॉश कर दिए हैं। उसके बाद 1 मंथ बाद 1 मंथ हम उसको बंद रखते हैं, 1 मंथ बाद हमने दोबारा उससे कपड़े वॉश करके देखे हैं। अगर तो वो उसी तरीके से मतलब वॉश किए हैं, सब कुछ सही रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन रिलायबल है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या अगर फॉर एग्जांपल अगर वो रखे-रखे हमारी जो प्रोडक्ट है हमने बनाई है वो रखे-रखे ही ख़राब हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें फ़ॉल्ट था, रिलायबिलिटी का इश्यू आ रहा है, वहाँ वो रिलायबल नहीं है, ठीक है? जी। अच्छा जी। अब रिलायबिलिटी का जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना, उसको कोएफ़िशिएंट यानी वो जो रिज़ल्ट होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और वो कोएफ़िशिएंट कहलाती हैं कोएफ़िशिएंट के तौर पर, ठीक है? यानी रिज़ल्ट्स की जो टर्म है ना वो कोएफ़िशिएंट आप यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा कोएफ़िशिएंट हाई होता है, ठीक है? इसका मतलब है कि रिलायबिलिटी उतनी ही हाई होती है। ये एक एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वर्ड आपके सामने यूज़ कर रही हूँ कि हाई कोएफ़िशिएंट इंडिकेट्स द हाई रिलायबिलिटी, ठीक है? लो कोएफ़िशिएंट इंडिकेट्स लो रिलायबिलिटी। ये याद रखिएगा, यानी जो जितना हाई रिज़ल्ट होगा समझो रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा है और जितना लो रिज़ल्ट होगा तो रिलायबिलिटी जो है वो लो कहलाएगी, ठीक है? रिज़ल्ट मीन्स रिज़ल्ट के लिए यहाँ पर टर्म जो यूज़ होती है वो कोएफ़िशिएंट कहलाता है, ठीक है? रिलायबिलिटी को चेक करने का जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो न्यूमेरिकली हमारे सामने वैल्यूज़ आती हैं, वो कोएफ़िशिएंट कहलाती हैं। तो इसलिए कोएफ़िशिएंट जब भी आपसे कोएफ़िशिएंट के बारे में पूछे तो रिलायबिलिटी में कोएफ़िशिएंट से आप कैसे चेक करते हैं, तो आपने ये कहना है हाई कोएफ़िशिएंट इंडिकेट्स हाई रिलायबिलिटी एंड लो कोएफ़िशिएंट इंडिकेट्स लो रिलायबिलिटी, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट और है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वैलिड जो टेस्ट है वो हमेशा रिलायबल होता है, लेकिन जो रिलायबल टेस्ट है ना वो लाजमी नहीं है कि वो वैलिड हो, ठीक है? अगर इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में पढ़ें तो आपकी क्वालिफाई में भी ये स्टेटमेंट है दी हुई और ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अ वैलिड टेस्ट इज़ ऑलवेज रिलायबल बट अ रिलायबल टेस्ट इज़ नॉट नेसेसरीली वैलिड, ठीक है? तो अब वो कैसे? अब कौन इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है? कौन बताएगा कि ये सेंटेंस कि इसमें क्या कहा जा रहा है? हाँ जी, बताएँ लुबना। मैम स्टेटमेंट को रिपीट करें। मैंने पूछा है, मैंने कहा है कि स्टेटमेंट को रिपीट करें, ज़रा मुझे समझ नहीं थी आई। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आई थी। अ वैलिड टेस्ट इज़ ऑलवेज़ रिलायबल बट अ रिलायबल टेस्ट इज़ नॉट नेसेसरीली वैलिड, ठीक है? यानी वैलिड टेस्ट है, वो हमेशा रिलायबल होता है, लेकिन लाज़मी नहीं है कि रिलायबल टेस्ट है वो ये वैलिड भी हो। टेस्ट जो है वो वैलिड भी हो। जी, यस, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, लेकिन मुझे अब बताएँ कि क्या समझ में आया है इस स्टेटमेंट से आपको? रिलायबिलिटी तो सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे ना। वैलिडिटी में हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस सेट जिसके लिए सेट किया था वो बिल्कुल, हमें अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इस बिल्कुल। हवाले से ज़्यादा वैलिडिटी आ जाएगी। ठीक है। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि जो चीज़ आपके पर्पस को फुलफ़िल कर रही है, जिस मकसद के लिए बनाया है वो मुहैया कर पा रही है, तो इसका मतलब है वो वैलिड तो है ही और वैलिड जो टेस्ट है वो हमेशा रिलायबल भी होगा क्योंकि ज़ाहिर है वो मकसद को फुलफ़िल कर रही है, आपके रिज़ल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन की एग्ज़ाम्पल दी थी, ठीक है? कपड़े धोने के लिए बनाई है, तो ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल हो रहा है वहाँ पर और वो वाक़ई में ही कपड़े भी धो रही है, तो इसका मतलब है हर बार धो रही है, तो इसका मतलब है वो रिलायबल भी है, ठीक है? वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होगा, ठीक है? लाज़मी है। अच्छा अब रिलायबल जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि वैलिड हो। वो कैसे? कि एक चीज़ आपको रिज़ल्ट्स तो सेम दे रही है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर रही है। आप जितनी बार भी यूज़ कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट्स आपको सेम मिल रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका क्या था कि वो कपड़ों को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन हमने बनाई है, हम चाह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन जो है एक राउंड इतने मिनट्स का कंप्लीट करे और कपड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएँ, ठीक है? लेकिन अब वो क्या कर रही है, वो टाइम ड्यूरेशन है, वो अपनी मर्ज़ी का ले रही है।
वो 20 से 25 मिनट्स में एक राउंड पूरा करके और कपड़े धो रही है, लेकिन धो रही ज़रूर है और ज़्यादा क्लीन भी नहीं धो रही। अब हमारा ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन वो कपड़े धो ज़रूर रही है, यानी रिलायबिलिटी हो रही है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए कि रिलायबल जो है, जो कोई भी चीज़ है वो रिलायबल होगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो वैलिड हो, लेकिन एक वैलिड चीज़ के लिए रिलायबल भी लाजमी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहलाती है, ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहलाते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है इसे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। अब इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या होता है, हम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैं टेस्ट की एग्जांपल दूंगी, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिसर्च में भी हम कुछ जो हमारी टूल्स होती हैं डेटा कलेक्शन की, उसमें हम टेस्टिंग को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम टेस्ट के थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए टेस्ट सिर्फ असेसमेंट वाली साइड पे या क्लासरूम टेस्ट की तरफ नहीं जाइएगा, आप उसका फोकस रिसर्च में भी रखिएगा कि आपने स्टूडेंट भी आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च में कुछ सिचुएशंस में। जो आपके हो गए कोई इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस होती हैं, उसके स्टूडेंट जो हैं वो भी आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इसलिए वो टेंशन मत इस उसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि मैं तो टेस्ट के बारे में रिलायबिलिटी बता रही हूँ। तो रिसर्च के हवाले से भी टेस्ट काउंट होते हैं। तो अब इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि आप सेम फॉर्म, यहाँ पर इक्विवेलेंट के साथ फॉर्म का वर्ड और पैरेलल के साथ फॉर्म का वर्ड जो है वो पेपर के फॉर्मेट या उसकी शेप को शो कर रहा है। ठीक है, यानी दो टेस्ट हैं जो एक ही फॉर्म के हों, एक ही फॉर्मेट के बने हों, यानी हर लिहाज से आइडेंटिकल हों, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, उसमें उसका लेकिन ये है कि उसमें आइटम्स, लिखा हुआ आइटम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स एक हों, ठीक है, यानी कितने क्वेश्चंस आपने दिए हैं, स्ट्रक्चर सेम हो, एमसीक्यूज टाइप दिया है तो एमसीक्यूज ही हो, डिफिकल्टी लेवल जो है आपका टेस्ट बनाने का वो भी सेम होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल के बारे में हम असेसमेंट में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसलिए अब ये टर्म यूज हो तो आप लोगों के माइंड में हो डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है, क्या कह रही हूँ मैं। उसके अलावा जो है आपकी स्कोरिंग वगैरह, इंटरप्रिटेशन, जो भी चीज़ें हैं चेकिंग करने का क्राइटेरिया, वो सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, जो जिन चीज़ों को आप मैयर करने जा रहे हैं वो चीज़ें भी, वो वेरिएबल्स भी यहाँ पर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो टेस्ट आपने बना लिए हैं जिनका फॉर्मेट एक जैसा है, ठीक है, अब उन दो टेस्ट को, यानी कि डिफरेंट फॉर्म के टेस्ट हैं वो, लेकिन वो तकरीबन ही इक्वली हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, नंबर ऑफ आइटम्स के लिहाज से, डिफिकल्टी लेवल के लिहाज से। ग्रुप भी सेम है जिनसे जिससे आपने वो टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, उसी सेम एक ही ग्रुप है और टाइमिंग भी सेम है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट के टेस्ट आपने उन्हीं स्टूडेंट से सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक फॉर्म जो है, फॉर्म का जो टेस्ट है वो एक ग्रुप से कंडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फॉर्मेट वाला टेस्ट है वो भी उसी ग्रुप को दे देंगे, उससे सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद उन दोनों के जो स्कोर्स हैं आप उसको सेम उस पर रखकर, सेम मतलब जो आपकी चेकिंग क्राइटेरिया होगा उस पर रखकर चेक करेंगे और उनके जो रिजल्ट्स होंगे उनको आपस में कोरिलेट करेंगे। ठीक है, अब जब इनको रिजल्ट्स को आपस में कोरिलेट करेंगे, जो उसका कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, वो ये बताएगा आपको कि इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी है या नहीं। अब इक्विवेलेंट कोफिशिएंट कैसे बताएगा, अगर दोनों टेस्ट का जो कोएफिशिएंट है वो हाई आ रहा है तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी हाई है। ठीक है, यानी एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, दूसरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने टेक्निक यूज की थी रिलायबिलिटी चेक करने की, वो टेक्निक पे पूरा उतर रहे हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी पाई जा रही है। ठीक, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हाई आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई है ये चीज। दो डिफरेंट फॉर्म्स के टेस्ट होंगे लेकिन ग्रुप भी सेम होगा, सेम टाइमिंग में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, फिर उनके स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करेंगे और जो उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा उसी की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, या कम है या ज्यादा है। ठीक है, कोई इशू हो बताएं। मैम अगर कोफिशिएंट लो होगा तो फिर इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी नहीं होगी या कम होगी? कम होगी रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है,
जो कम वैल्यू है वो कम रिलायबिलिटी को शो कर रही है। जैसे मैंने बताया था कि लो कोएफिशिएंट शोज लो रिलायबिलिटी, ठीक है। मैम रिलायबिलिटी 0 हो सकती है? हाँ जी, जीरो हो सकती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जीरो हो सकती है, और वन जो रिलायबिलिटी होती है वो फुली रिलायबल को शो कर रही होती है। उससे जो नीचे वाले जितने भी फिगर्स हैं ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लो रिलायबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर मैम अगर इक्विवेलेंट फिर कैसे देखेंगे हम, जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से, डाटा या रिजल्ट के बेस पे? क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा पूछें। ये जो है इक्विवेलेंट रिलेबिलिटी है जो, ये जी हम लोग किस बेस पे देखेंगे? उनकी स्ट्रक्चर हम आपने बता दिया, डाटा बता दिया, रिजल्ट भी बता दिए। ठीक है, हम स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करेंगे। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसी की बेस पे हम डिसाइड करेंगे। उसी की बेस पे हम कहेंगे अब ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल एक टेस्ट में जो स्टूडेंट है उसने 50 में से 20 लिए हैं, और दूसरा वाला सेम ही टेस्ट था फॉर्मेट का, उसमें 50 में से 40 लिए हैं, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी मैच नहीं कर रही ना। यहाँ पर जो स्कोर्स आ रहे हैं वो रिलायबल नहीं आ रहे। एक में तो बहुत ज़्यादा डाउन लिए हैं, एक में ये चंद एक नंबर का ऊपर नीचे जो होता है वो रिलायबिलिटी का हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आके हम ये नहीं कह सकते कि ये टेस्ट रिलायबल था, क्योंकि वो सेम और रिजल्ट्स नहीं दे रहा। और मैम ये 2 ही होंगे टेस्ट या ज्यादा भी हो सकते हैं तादाद में? इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी में दो टेस्ट, ठीक है। दो टेस्ट को ठीक आपने करना है चेक। दो ठीक इक्विवेलेंट है। फॉर्म के टेस्ट, इसलिए बार बार मैं ये बोल रही हूँ। टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट, ठीक है। और लेकिन सेम ग्रुप और सेम टाइम, ये तीन स्टेटमेंट याद रखें इसके लिए, ठीक है। टू इक्विवेलेंट फॉर्म टेस्ट, सेम ग्रुप, सेम टाइम, ठीक है। और मैम क्योंकि क्लियर। ठीक है, यस मैम, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, और मैम ये रिलायबिलिटी को चेक करने का टूल कौन सा होता है? रिलायबिलिटी चेक करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिनमें से एक ये मैंने क्यूडर रिचर्डसन जो मेथड है, इसने के आर मेथड में अपना एक के आर फार्मूला था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ये रिलायबिलिटी के चेक करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो बहुत स्टैटिस्टिकली, ये समझ लें कि बहुत टेक्निकल होते हैं। तो इतने डीप लेवल पे एमफिल तक भी हमें नहीं करवाया जाता, ठीक है। पीएचडी में आई थिंक ये होती हों चीज़ें, लेकिन हमें सिर्फ इस बताने की हद तक या पता होने की हद तक होना चाहिए कि कुछ फार्मूलाज के थ्रू हम ये चेक करते हैं। अब जो स्कोर्स आए हैं उन स्कोर्स को हम फार्मूलाज के थ्रू उन स्कोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा रिलायबिलिटी अगर 1 होती है तो इसका मतलब है फुली रिलायबल है, ठीक है, एक टेस्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूलाज के थ्रू मालूम करते हैं। ये टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और कुछ डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में ये होता है कि आपने एक टेस्ट को, ठीक है, दो हाफ, टेस्ट एक होता है, गौर से सुनिएगा, टेस्ट एक होता है लेकिन उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप भी सेम होता है, ठीक है। और जो टेस्ट हैं वो भी सेम होते हैं। आपने टेस्ट कंडक्ट कर लिया और उसके बाद दो डिफरेंट हाफ्स में, अब हाफ्स में डिवाइड करने की आपकी अपनी टेक्निक है, इवन और ऑड में कर लें, ठीक है। ओड नंबर क्वेश्चंस अलग निकाल लें, इवन नंबर क्वेश्चंस अलग निकाल लें, फिर उसके बाद सेम ग्रुप को आप वो दोनों हाफ्स दे दें उस, और सेम ही आपका जो टाइमिंग है वो करेंगे। इसमें क्या होगा कि फिर दोनों हाफ्स के जो स्कोर्स हैं उन्हें कैलकुलेट करें। अब ये मिलता जुलता मेथड है इक्विवेलेंट फॉर्म से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, वहां पर ये है कि आपने फॉर एग्जांपल 50-50 मार्क्स के दो फॉर्मेट बनाए हैं एक टेस्ट के, ठीक है। यहाँ स्प्लिट हाफ में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 50 मार्क्स का एक टेस्ट बनाया है और उसके दो, उसको टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया जो कि 25-25 हो गए हैं, ठीक है। तो इससे फिर आप स्प्लिट हाफ के टेक्निक से क्या करेंगे कि आप उन दोनों टेस्ट के जो दो आपके हाफ्स हो गए हैं उनके स्कोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उन स्कोर्स की बेस पे आप बताएंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आया है और ये रिलायबिलिटी लेवल जो है इसका क्या है, ठीक है। अब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का फार्मूला जो है वो बकायदा बताया गया है कि स्पेयरमैन ब्राउन फार्मेसी फार्मूला कहलाता है। ये आपके क्वालिफाई में भी रिटर्न में मौजूद होगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा। मैं ग्रुप में आप लोगों को इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो एक जो फार्मूला है वो मैं एक बार आपके सामने बोलकर बता देती हूँ। आर टोटल टेस्ट डिवाइडेड इक्वल्स टू 2 आर स्प्लिट हाफ, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्प्लिट हाफ, ठीक है। ये ब्राउन प्रोफेसिव फार्मूला है स्पेयरमैन का, ठीक है। इस फार्मूले के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ स्पेयरमैन ब्राउन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि स्पेयरमैन ब्राउन, फॉर एग्जांपल ये पूछे कौन कौन है, तो आप ये कह सकते हैं स्पेयरमैन ब्राउन ने स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है उसको चेक करने के लिए एक जो है स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसिव फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अगर तो आप फार्मूले को माइंड में रख लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप उन्हें बता दें कि ये फार्मूला था, बट अदरवाइज इसका यूज़ और ये कुछ भी पेपर में नहीं होता, ठीक है। कोई यूज़ नहीं पूछा जाता, लेकिन अच्छी बात है अगर आप फार्मूले को अपनी नज़रों से एक बार गुजार लें और आपके जहन में, लेकिन इसको यूज़ करने का आपसे नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कभी भी आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने जी ये फार्मूला है और आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके और आंसर निकालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी इतना टेक्निकल नहीं है ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती क्या है और स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मेसी फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, बस इसमें एक टेस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करके सेम ही टेस्ट होता है, सेम ग्रुप होता है, सेम टाइम होता है, आप उसमें उनसे वो कंडक्ट करते हैं और उनके स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करके आप रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जी मैम। हाँ नेक्स्ट है क्यूडर रिचर्डसन मेथड, ठीक है। अब क्यूडर रिचर्डसन जो है इन्होंने अपना एक मेथड जो था रिलायबिलिटी को चेक करने का एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी एक फार्मूला था, काफ़ी लेंथी फार्मूला है ये, ठीक है इसका। तो इस फार्मूले के मुताबिक, अच्छा इनके भी इसके फार्मूलाज जो थे के आर मेथड भी कहलाता है, सिंपल क्यू क्यूडर रिचर्डसन मेथड भी कहलाता है। तो के आर 20 यानी सबसे जो इसका ओल्ड ओल्ड जो मेथड था वो के आर 20 के नाम से था, 20, ठीक है। फिर अपडेट करके नेक्स्ट जो इनका अब आजकल जो है वो के आर 21 के नाम से है। रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी एस्टिमेशन के लिए ये फार्मूला डिज़ाइन किया गया है के आर का, और इसके बारे में आपको जस्ट इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्यूडर रिचर्डसन मेथड क्या है। आपने इसका भी सिंपल यही बताना है कि क्यूडर रिचर्डसन मेथड जो है वो क्यूडर रिचर्डसन ने रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था, कि एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये बताया था कि आप रिलायबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अब आप उसे अगर फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन किया जाए कि यार 20 क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्यूडर रिचर्डसन का जो फार्मूले का मेथड है, ठीक है, और के आर 21 के बारे में पूछा जाए तो वो मोस्ट अपडेटेड मेथड है क्यूडर रिचर्डसन फार्मूला 21 के नाम से, ठीक है। बस इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि आर मेथड क्या है, ठीक है। ये एक टेक्निक नहीं, एक फार्मूला है, ठीक है, जो रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, और टेस्ट रीटेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है ये टेक्निक्स हैं रिलायबिलिटी को मालूम करने के लिए, डिफरेंट किस किस तरीके से हम रिलायबिलिटी मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब हाइपोथेसिस की तरफ। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ अजम्पशंस होती हैं। हम कोई भी, जब हमें किसी भी काम को रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ, ठीक है। जैसे मैंने मैथ की भी एग्जांपल दी थी कि मैथ का कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें कोई भी एक सिरा मतलब मिसिंग है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट लेने के लिए, तो आप फर्स्ट कर लेते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कोई एक्स या वाई, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हाइपोथेसिस कहलाती है इन रिसर्च के। आप इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस या कोई एक वे है वो अज्यूम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आप पहले से ये हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स ये आएँगे, ठीक है। उसकी बेस पे उस एक ये समझ लें आप एक असम्पशन की बेस पे, एक मफ़रूज़े की बेस पे आप आगे रिसर्च को चलाते हैं। अब लाज़मी नहीं है कि आपने जो अज़्यूम किया है वो सही हो, वो एट द एंड वो रॉन्ग भी हो सकती है असम्पशन, ठीक है। तो सिंपली हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट ये है, हाइपोथेसिस इज़ एन असम्पशन, एन आइडिया दैट इज़ प्रपोज्ड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सो दैट इट कैन बी टेस्टेड टू सी इफ इट माइट बी ट्रू, ठीक है। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये सही है या गलत है। तो ये गलत भी हो सकती है आपकी assumption, सही भी हो सकती है,
लेकिन आप ये समझ लें कि चलने के लिए ना एक सहारे के तौर पे, बैसाखी के तौर पे ना आप एक स्टेटमेंट खुद से क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी बेस पे अब आपने आगे काम करना है, ठीक है? अब जो हाइपोथेसिस हैं ये कई फॉर्म्स की होती हैं, ठीक है? इसकी फॉर्म्स जो हैं नल भी होते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्म भी, फॉर्मेट भी होता है हाइपोथेसिस बनाने का। ये स्टेटमेंट की बात हो रही है जो हम हाइपोथेसिस के लिए स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? नल फॉर्म भी होता है, डिक्लेरेटिव फॉर्म भी होता है, क्वेश्चन फॉर्म भी होता है और प्रिडिक्टिव फॉर्म भी होता है, ठीक है? अब जो है नल फॉर्मेट होता है वो सिंपल नाम से पता चल रहा है, नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है? इन्हें मैं सिंपली आपको बताऊँगी थोड़ा-थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा आपको ये याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ़ आपको ये पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस होता है, ये नेगेटिव टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें नॉट का वर्ड यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? नो वाले सेंटेंसेस होते हैं। और डिक्लेरेटिव फॉर्म क्या होता है? डिक्लेरेटिव फॉर्म में ये होता है कि बस बयानिया स्टेटमेंट होती है। आप लिख देते हैं कि इस मतलब जंक फूड का हेल्थ पर इफ़ेक्ट, ठीक है? सिंपल आप ये बताते हैं, ये कहते हैं जंक फूड का हेल्थ पर एक अच्छा इफ़ेक्ट है। बस सिंपल एक इस तरीके से डिक्लेरेटिव फॉर्म में आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं। आप फर्ज़ कर लेते हैं कि जंक फूड का जो है अच्छा इफ़ेक्ट है हेल्थ पर। अब उस चीज़ को लेकर आप सर्च करने जाते हैं। जो सिंपल स्टेटमेंट होती है वो डिक्लेरेटिव फॉर्म कहलाती है। और नल में अगर मैं कह दूँ जंक फूड का हेल्थ पर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? या कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट नल फॉर्मेट में आ जाएँगी। क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएँगी, क्या जंक फूड का हेल्थ पर एक अच्छा इफ़ेक्ट है, ठीक है? और साथ क्वेश्चन मार्क, तो ये चीज़ें क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएँगी। प्रिडिक्टिव फॉर्म में भी आप एक किस्म का आपके स्टेटमेंट इस टाइप की होगी कि जिसमें आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यानी कि प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि जंक फूड खाने से लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है? इस टाइप की आप कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी जंक फूड से तो ना लोग बीमार हो जाते हैं, तो ये चीज़ प्रिडिक्शन फॉर्म आ जाती है। ये फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। अगर आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस हो, आपसे पूछा जाए तो आपको आइडिया हो कि हाँ जी, हाइपोथेसिस क्वेश्चन फॉर्म में भी होते हैं। हाय अब आप हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं वो वो कहलाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस कहलाते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों ने अगर रिसर्च की होगी तो कुछ ने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए होंगे, कुछ ने हाइपोथेसिस बनाए होंगे। तो जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअल में क्वेश्चन फॉर्म ही होता है हाइपोथेसिस का, ठीक है? तो ये थी चारों चीज़ें, इनमें कोई अगर कन्फ्यूजन है, इसे सिर्फ़ आपको डीपली याद करने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनका बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। मैम ये डिक्लेरेटिव ज़रा बता दें। डिक्लेरेटिव इस टाइप की स्टेटमेंट्स है जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, ना नेगेटिव होती हैं, ना क्वेश्चन फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है? वो डिक्लेरेटिव कहलाती हैं। प्रिडिक्टिव और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मिलती-जुलती स्टेटमेंट्स ही हैं, ठीक है? तो लेकिन बस वर्ड्स का डिफरेंस है कि आपको पता है प्रिडिक्शन फॉर्म जो होगी जिसमें आप सिर्फ़ फ़र्ज़ कर लेंगे कि जिसका ये है असर है एक चीज़ का दूसरी पर। डिक्लेरेटिव फॉर्म ये होगी कि आपने सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दी है कि जंक फूड का हेल्थ पर मस्बत असर है। ठीक है? बस आपने सिंपली डिक्लेयर कर दिया एक बात को, आपने एक बयान जारी कर दिया, उसकी बेस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं। तो फिर मैम नल फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा वो हाइपोथेसिस होगा? मैं बताती हूँ कि मैंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा ये जंक फूड वाली एग्ज़ाम्पल देती हूँ। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ जंक फूड्स ऑन हेल्थ। नो लग गया है, नो नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है मैंने। यानी मैंने फ़र्ज़ कर लिया है कि कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है जंक फूड का हेल्थ पर। ठीक ओके, है? अब मुझे समझ आ गया, हाँ जी जी, क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट अब है हमारा हाइपोथेसिस की टाइप्स की तरफ हम आते हैं। हाइपोथेसिस की जो टाइप्स हैं, अब जो मैंने फॉर्म्स बताई हैं हाइपोथेसिस की, ये उन्हीं को ही एक्सप्लोर कर रही हैं, ठीक है? सिंपल हाइपोथेसिस होते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, कैज़ुअल हाइपोथेसिस। बहुत सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल से, ठीक है? ये एक-एक सिर्फ़ आपको स्टेटमेंट ही लेकर एक-एक स्टेटमेंट को ही आपने कन्वर्ट करना है। अब सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसमें एक ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है? सिंपली बस उन 2 का आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए मैं उसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ
कि उसमें कुछ वेजिटेबल्स की और वेट लॉस करने के हवाले से एग्जांपल्स हैं कि इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज़ वेट फास्टर, ठीक है? जितनी आप वेजिटेबल यूज़ करेंगे, उतना आप वज़न तेज़ी के साथ कम करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल हैं दोनों वेरिएबल्स और सिंपली एक स्टेटमेंट है, तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है, ठीक है? जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया। अब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है? तो अब हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में अब यहाँ पर उसी स्टेटमेंट को मैंने चेंज किया हुआ है, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है? अब मैंने वेजिटेबल्स के साथ फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, 2 हो गए हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीड्स टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीज। और 3 मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर दिए हैं, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो सकते हैं। जितने ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ होंगे आपके हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बन जाएगा। क्लियर है ये? मैम मेरे पास एक बुक है, मैंने ना उसमें पढ़ी है, ये डिडक्टिव है अप्रोच और इंडक्टिव है, ये जी। टाइप्स में नल हाइपोथेसिस है और रिसर्च हाइपोथेसिस, 4 टाइप्स दी है। अच्छा, आप मुझसे ये बाद में शेयर कीजिएगा। डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच है वो एक किस्म के साइंटिफिक मेथड में ना एक अलग तरफ चली जाती हैं, ठीक है? लेकिन हाइपोथेसिस वाला आप मुझसे शेयर करिएगा, आपने कहाँ पढ़ा है? नल और उसके साथ डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है? और मैं ना आपको हाइपोथेसिस की ये डेफिनेशन भी बताता हूँ जिन्होंने लिखी हुई है। जी, जी। Hypothesis is a specific testable prediction about what you expect to happen in your study. बिल्कुल। तो ये सेम ही बात है, प्रिडिक्शन ही होती है, असम्पशन ही होती है, वो सेम ही है, वर्ड्स डिफरेंट हैं, ठीक है? और तो मैम एक और लाइन है, I have a hypothesis is a tentative statement बिल्कुल। about the relationship between two or more variables. बिल्कुल, टेंटेटिव स्टेटमेंट इसे क्यों कह रहे हैं? टेंटेटिव स्टेटमेंट इसे इसलिए कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स बाद में चेंज हो सकते हैं, ये आर्ज़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है? हाँ, इसके बाद ठीक है। जब आप रिसर्च करते हैं तो फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। अब मैं आप लोगों को इसीलिए कहती हूँ, इसीलिए प्रेफ़र करती हूँ, एक से ज़्यादा जगहों से मत देखा करें चीज़ें। अब आपने ये बुक वाला शेयर किया, अब ये सेम बातें हैं, ठीक है? लेकिन अब आप पढ़ेंगे और जिस तरह आप मुझसे डिस्कस किए हैं तो आपको क्लियर हो गया है कि टेंटेटिव वो क्यों कह रहे हैं इसको, ठीक है? और प्रिडिक्शन का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये सेम वर्ड्स हैं, सेम ही है, इनके मीनिंग्स सेम है, वर्ड्स डिफरेंट है। ठीक। प्रिडिक्शन, असम्पशन, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है? सारी हाइपोथेसिस ही कहलाती हैं। और जो बाकी है, एक स्टूडेंट ने मुझसे कल कहा था कि क्वालीफाई गाइड में मैम वो चीज़ें नहीं दी हुई जो स्टार्ट के स्लाइड में मैंने डिस्कस की हुई हैं, तो मैंने ये सिर्फ़ क्वालीफाई गाइड से मटीरियल आपका कलेक्ट नहीं किया हुआ, मैंने 3-4 बुक्स आप लोगों को बताई थी, उसके अलावा रिसर्च मटीरियल सर्चिंग मटीरियल भी है मेरे पास। तो मैंने वहाँ से जो-जो चीज़ें जो पेपर्स में यूज़ होती रही हैं, वो यूज़ किया है। अब आप मेरा ख़्याल है वो स्टूडेंट ये समझ रही थी कि ये क्वालीफाई गाइड से ही डिज़ाइन किया हुआ है, तो क्वालीफाई गाइड में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बिल्कुल भी सिर्फ़ क्वालीफाई गाइड से नहीं लिया हुआ और क्वालीफाई गाइड में वाक़ई मैंने देखा तो उसमें नहीं है, कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें नहीं हैं उसमें। तो डिफरेंट चीज़ें उठाकर देखें। ग्रुप्स में भी आप लोगों के पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप उन्हें पढ़ें। ये मैम मैंने ना ईडन मैम वालों की ली हुई है, सरफराज अहमद म्यू साहब की एजुकेशनल गाइड है। ठीक है। इसमें काफी जो है ना आपके रिलेटेड जैसे आपने पढ़ाया है बिल्कुल सेम ऐसी ही काफी अच्छा सारी और चीजें हैं। मैं बताती हूँ मैंने ये पहली बार आपके उससे सुना है कोई सरफराज अहमद की भी कोई है एजुकेशनल गाइड बुक अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में हो शेयर करिएगा मुझसे मुझे आइडिया नहीं है उसका मैं सिर्फ जो मैंने मैंने जो है क्वालिफाई को मैं प्रेफर करती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है क्वालिफाई बेसिक जो लर्नर्स हैं ना उनके लिए क्वालिफाई की जो बीएड एमएड की बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसके अलावा क्रक्स, ज़ोन ऑफ एजुकेशन इन्हें मैंने देखा है ये बुक्स भी अच्छी हैं, आपको मटीरियल एक जगह मिल जाता है, लेकिन वो भी रिसर्च मटीरियल ही है, वो खुद से लिखी हुई किताबें नहीं हैं। वो सर्चिंग मटीरियल ही है, लेकिन अच्छा है कि एक ही जगह से आपको मिल जाता है। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट बात करे? सैम्पलिंग वगैरह तो मैम नहीं आएगा पेपर में? क्या नहीं आएगा? ये सैम्पलिंग वगैरह जो दी हुई है। क्यों नहीं आएगा सैंपलिंग का? अच्छा जी, सैंपलिंग चलो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिसर्च में। मैम लेकिन ये इतना डीपली तो नहीं ना होगा। हाँ, इतना डीपली नहीं है, तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती आप टाइम ज़ाया करें। मैं बार-बार हर चीज़ ना आपको समझाने से पहले ये बात इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ़ कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया करें, आप कॉन्सेप्ट्स लें बस।
रट्टे नहीं लगाना और कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि आप माइंड में जैसे ही आपसे कोई कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस पूछे, आपको पता हो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, फिर आप अपने माइंड में एक बार कामयाब हो जाएँगे एक स्टेटमेंट बनाने में, तो आपको Yes, कन्फर्म हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा ही नहीं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है क्या। तो इस तरीके वाली स्टडी करें कि आपके सामने अगर सवाल करें ना कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का कोई भी, तो आपको जब पता ही होगा उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप फिर yes, उसको किसी भी तरीके से जवाब दे देंगे। आप इतना डिटेल से नहीं पढ़ें कोई भी चीज़। अब मैंने यहाँ पर सैंपलिंग का जो भी आपका टॉपिक ऐड किया, जो कि अब हम पढ़ेंगे आगे, मेरी कोशिश है आज मैं आपको बहुत सारा पढ़ाऊँ, क्योंकि पेपर है 26 को स्टूडेंट्स का और करिकुलम का सब्जेक्ट भी रहता है। तो मेरी कोशिश है कि वो सैंपलिंग वाला हम कवर करें आज। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, वो सिर्फ़ आपकी कॉन्सेप्ट्स के लिए है। फिर भी अगर आपने स्टडी करना है तो नोट्स में भी थोड़ा बहुत लिखा है मैंने, ठीक है? उसके अलावा आपके पास बुक्स हैं डिफरेंट, आप उसको एक बार देख लें, अगर आप इतना मैनेज कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए आपकी बस। yes मैम, ऐसे ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैम जितना ज्यादा मटेरियल डिस्कस किया जाता है ना, किया जाता है, उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ऐसे ही है। और आपको मैं बताऊँ, मैं जब भी कभी मैं अपेयर होती हूँ, मैं पेपर्स के टाइम में ना कुछ भी नहीं देखती उठाकर, इधर-उधर कहीं माइंड जाने नहीं देती। सिर्फ़ जो एक बुक पे फ़ोकस है ना, बस जहाँ पर मुझे पता है कि सब कुछ मौजूद है, बस उसी एक बुक को देखती हूँ। कोई पुराने पेपर जो भी इकट्ठा किया हुआ होता है ना डाटा, उन्हें तो देखती ही नहीं हूँ मैं। कभी मैंने एमसी ऑब्जेक्टिव टाइप तैयारी की ही नहीं है। बस थ्योरी वाली बुक्स पढ़ के और तब पेपर देने जाती हूँ। एमसीक्यूज़ की तरफ आने का तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी की एमसीक्यूज़ वाली स्टेटमेंट्स पढूँ और उनका आंसर दूँ, ठीक है? तो आप लोग भी वहाँ टाइम ना वेस्ट करें, आप सिर्फ़ अपने कॉन्सेप्ट्स हर टॉपिक से के लिहाज से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैम आपके लिहाज से मतलब सबसे ऑथेंटिक, मतलब ये नहीं कि आप कहते हैं कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा। सबसे ऑथेंटिक बुक कौन सी है, कोई एक जो हम मतलब इतने थोड़े टाइम में जो है कर सकें। इतने इतने टाइम में अगर मैं तो यही कहूँगी सबसे ऑथेंटिक मेरा पढ़ाया वही कर लें। जो मैंने टॉपिक्स यहाँ इंक्लूड किया, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लें तो मेरा ख़्याल है एनफ है, क्योंकि क्वालीफाई में से तो इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ मैंने, ठीक है? तो इसलिए बेहतर यही है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में किताबें अपने सामने रख के कन्फ्यूज़ होने से बेहतर है कि आपके सामने थोड़े से, आपने खुद देखा होगा रिसर्च का मटीरियल मैंने आपको बहुत छोटे से नोट्स हैं दिए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख़्याल है 17-18 पेजेज़ के हैं, और वो मैंने खुद से बहुत शॉर्ट बनाए हैं ताकि बहुत कम टाइम में आप उनको मतलब पढ़ लें, ऐसे कन्फ्यूज़ ना हों। मैम ठीक है मैम। 26 को किस पोस्ट का टेस्ट है? क्या कह रही हैं आप महविश? मैं पूछ रही हूँ 26 को किस पोस्ट का टेस्ट है? 26 को आई थिंक लिटरेसी डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग वालों का है। अच्छा ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरफ। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस आप लोगों को समझ आ गई, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरफ करते हैं। ऐसा हाइपोथेसिस जो आपको उस स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्शन दे रहा हो, ठीक है? आपको इशारा दे रहा हो कि ये ठीक है? अब इसकी एक स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपके नोट्स में एंटर की हुई है कि चिल्ड्रन एज्ड 4 इयर्स ईटिंग प्रॉपर फूड ओवर अ 5 इयर्स पीरियड आर हैविंग हायर आईक्यू लेवल देन चिल्ड्रन नॉट हैविंग अ प्रॉपर मील। यानी जो बच्चे जो हैं ज़्यादा प्रॉपरली खुराक लेते हैं, उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है उन बच्चों की निस्बत जो प्रॉपर मील नहीं लेते। तो अब आपकी ये स्टेटमेंट है, आपको एक डायरेक्शन दे रही है कि किन बच्चों का आईक्यू ज़्यादा होता है, ठीक है? ऐसे है ना, ये आप सिंपली इंग्लिश में ये समझ लें कि जो देन वाली स्टेटमेंट्स हैं, THAN वाली, ठीक है? वो स्टेटमेंट्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। यानी एक का दूसरे के साथ तनासुब बता रहे हैं या कंपैरिज़न बता रहे हैं कि उसकी निस्बत ये, ठीक है? बेहतर है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट जो हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाती हैं, ठीक है? तो सिंपली इसके लिए देन का वर्ड अपने माइंड में रखें कि इस वेरिएबल के मुनासबत से आप चेक कर रहे हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी चीज़ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाती है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं सिंपली जो सिर्फ़ रिलेशनशिप ही बता रहे होते हैं लेकिन किसी किस्म का डायरेक्शन नहीं दे रहे होते, ठीक है? यानी सिंपल है, कहते हैं कि प्रॉपर फूड है वो यूज़ करने वाले बच्चों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है? सिंपल, ये वही सिंपल हाइपोथेसिस आ गया या डिक्लेरेटिव आ गई टाइप कि कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की जा रही,
ठीक है? और सिंपल ये एक स्टेटमेंट दी जा रही है, इसमें सिर्फ़ रिलेशनशिप बताया जा रहा है 2 का कि प्रॉपर फूड का जो रिलेशनशिप है या इफ़ेक्ट है, वो आईक्यू पे पड़ता है। तो ये वाली स्टेटमेंट नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाती हैं। नल हाइपोथेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑफ प्रॉपर मील ऑन स्टूडेंट्स आईक्यू लेवल, ठीक है? तो ये इस टाइप की जो नो वाली स्टेटमेंट्स होंगी, वो नल हाइपोथेसिस कहलाएँगी। एसोसिएटिव नॉन हाइपोथेसिस डायरेक्ट जी। नॉन डायरेक्शन में आपने कौन सी बताई थी कि नॉन जैसे डायरेक्शनल एक किस्म का ये ले लें कि सिंपल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल बस रिलेशनशिप 2 वेरिएबल का बता रहे होते हैं, जो कि सिंपल होता है, ठीक है? सिंपल इसमें ना कोई ऐसी कोई पाबंदी है कि एक या एक से ज़्यादा हो, ना कोई कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की बात है, ना सिंपल हाइपोथेसिस की बात है। नॉन डायरेक्शनल वो होती हैं जिसमें एक तो डायरेक्शन ना दी जा रही हो, दूसरा सिंपली इसमें ये इस तरह कहा जा रहा हो कि जो प्रॉपर फूड है, ठीक है? वो इस्तेमाल करने वाले बच्चों का आईक्यू लेवल जो है अच्छा होता है, बस, ठीक है? या जी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रॉपर मील ऑन ए स्टूडेंट्स आईक्यू लेवल, बस। सिंपल जो स्टेटमेंट है, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, वो कहलाती हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस सिंपल एसोसिएशन से निकला है। ये अगर टर्म आपसे पूछी जाए एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, एसोसिएशन से निकला है। एसोसिएशन मतलब ये कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे एसोसिएट कर रहा है, एक की वजह से दूसरे पे क्या चेंज आ रहा है, उस एसोसिएशन को इस्तेमाल करने के लिए जो भी अजम्पशन दी जाए वो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रॉपर मील ऑन स्टूडेंट्स आईक्यू लेवल, ठीक है? अब यहाँ पर प्रॉपर मील का और स्टूडेंट के आईक्यू लेवल का जो है एसोसिएशन चेक कर रहे हैं आप कि क्या इधर इफेक्ट पड़ रहा है एक वेरिएबल का दूसरे पर, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे में इन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन हो रही है, तो वो हाइपोथेसिस एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहलाते हैं, ठीक है? तो कैजुअल मैम हाइपोथेसिस नॉन जी। डायरेक्शनल और फिर एसोसिएटिव फिर एक ही बात हो गई ना, बिल्कुल वहां एक पर ही भी बात हो गई, बिल्कुल एक ही बात हो गई, यही बात मैं आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ टर्म्स के डिफ़रेंस हैं। ये मैंने सारी स्टेटमेंट्स ये सारे जो टाइप्स हैं कलेक्टिवली यहाँ पर इसीलिए रखी हैं कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सिर्फ़ ये चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ़ टर्म वर्ड सुनते ही आप उस वर्ड को ना अपने उसमें डेफ़िनेशन में यूज़ करें। जिस तरह मैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कह रही हूँ, तो मैं डिक्लेरेटिव का वर्ड भी नहीं यूज़ कर रही, मैं सिंपल का भी वर्ड यूज़ नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ एक वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल के साथ एसोसिएशन चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाए, तो मैं यहाँ एसोसिएशन का वर्ड यूज कर रही हूँ जबकि बात एक ही है, ठीक है? अब इसी तरह मैं कैजुअल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी आके मैं वो एसोसिएशन वाला ही काम है यहाँ पर भी कि एक का दूसरे के साथ रिलेशनशिप चेक करें, लेकिन यहाँ मैं वर्ड चेंज कर रही हूँ। कैजुअल वर्ड जो है वो कॉज एंड इफेक्ट से निकला है, तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जिसमें चेक किया जा रहा हो, वो वाली जो स्टेटमेंट है वो कैजुअल हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है? यहाँ सिर्फ आपके जो ये समझ लें कि बयान करने का अंदाज है या आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसके लिए ये वर्ड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने कहीं से ये पढ़ा था कि जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होती है वो इफ से स्टार्ट करते हैं, देन उसमें एक देन का वर्ड आता है कि मतलब ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें दो ये देखा जाता है, तो ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो रिसर्च मैम वो स्टडी हम लोगों ने ना जी। मैम वो हमारा ना साइंस में था कि हाइपोथेसिस की ना आगे दो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में दो टाइप्स थी, जी, उसमें बिल्कुल। उसने कहा था कि इफ और देन का रिलेशन हाँ था, जी, बिल्कुल, वो मैंने अभी डायरेक्टली वो हाइपोथेसिस नहीं था। अभी आई थिंक ये साजिद अली इन्होंने पूछा था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव है, तो मैंने उन्हें बताया था कि साइंटिफिक मेथड रिसर्च में ऐसा कुछ यूज़ होता होगा, लेकिन जो सिंपल हाइपोथेसिस जो हम रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच नहीं होती। वो साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें वो इंडक्टिव और डिडक्टिव 2 अप्रोचेज़ होती हैं, ठीक है? तो लेकिन ले मैम वो जो क्वालिफाइड गाइड बुक है ना उसके अंदर भी ऐसा है, उसके जी, अंदर बिल्कुल, वो साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड में इंट्रोड्यूस करवाई मेथड बहुत डिटेल में है मैम, और पता नहीं क्या क्या कुछ है उसमें, और उसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव भी है, जी, और बिल्कुल, उसमें बहुत डिटेल है। हम इंडक्टिव और डिडक्टिव को आगे पढ़ेंगे, वो साइंटिफिक मेथड में यूज़ होती है और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच वो घुमा फिरा के उससे क्वेश्चंस आते हैं,
वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन हाइपोथेसिस की टाइप्स में हाइपोथेसिस की टाइप इंडक्टिव और डिडक्टिव नहीं है, वो रिसर्च की अप्रोचेस होती हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, जी नेक्स्ट हम जा रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, पॉपुलेशन सैंपल सैम्पलिंग टेक्निक्स की तरफ, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन जो होती है ये आप ये समझ लें एज अ होल वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो आपकी रिसर्च का पार्ट, मतलब आप उन्हें शामिल आप उन्हें काउंट कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी आपने किसी किस्म का उनको ये समझ लें कि उनकी ग्रुपिंग या उनके ऊपर कोई वर्क नहीं किया होता। ये पूरी पॉपुलेशन है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग होंगे उसी उसके कैटेगरी के जो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो जो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन कहलाएंगे, ठीक है। वो एज अ होल जो सब लोग हैं वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब उस पॉपुलेशन के जो सिंपल डेफिनेशन भी है ना, पॉपुलेशन इज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आपका इंटायर ग्रुप होता है। अभी इस पे आपने किसी किस्म का कोई वर्क नहीं किया है, ठीक है। जो इंटायर ग्रुप है जो आपने एज अ होल कंसीडर करना है वो पॉपुलेशन कहलाता है। अब उस पॉपुलेशन में से आप लेते हैं सिलेक्टिव लोग। वो जो सिलेक्टिव लोग होते हैं जिन्हें हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं वो कहलाते हैं सैंपल, ठीक है। सैंपल स्मॉल पार्ट होता है आपकी पॉपुलेशन का जिसे आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के अब डिफरेंट तरीके हैं जो कि सैम्पलिंग टेक्निक्स कहलाती हैं, वो हम आज देखेंगे। अब सैंपल एंड सैम्पलिंग, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें हैं इकट्ठी की हुई हैं। अब इनमें से एक नाउन है एक वर्ब है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क है। अगर आपसे क्वेश्चन में किया जाए व्हाट इज़ सैंपलिंग, तो और नीचे ऑप्शंस दी जाएँ, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट और क्वांटिटी कहा जाए, या अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। और उसके अलावा लिखा जाए अ टेक्नीक ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल, ठीक है, या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन दी जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपलिंग का पूछा जा रहा है आईएनजी की वजह से। अब ये फॉर्म बन गई है एक टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। यानी सैम्पलिंग वो मेथड है, सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, और सैंपल वो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है या स्मॉल पार्ट ऑफ पीपल है जो आपने पॉपुलेशन में से लिया है। समझ आ गई है ये बात सैंपल और सैम्पलिंग की? मैम इसमें यस मैम सैंपल वर्ब होगा और सैम्पलिंग नाउन होगा। नहीं नहीं, सैंपल एज अ सैंपल नाउन काम नाउन कर रहे है, हैं, सैंपल सैंपल को शो वर्ब। कर रहे हैं, और सैम्पलिंग जो है वो एज अ वर्क या प्रोसेसिंग शो हो रही है, ठीक है, जिसमें जिसके थ्रू आप उन सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती हैं? ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू अब आप पॉपुलेशन में से आपने सैंपल लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स थे, अब आपने उसमें से सिर्फ एक तहसील के स्टूडेंट्स लेने हैं। जो तहसील के स्टूडेंट्स आप काउंट करेंगे वो आपका सैंपल बन जाएगा। अब उनको सिलेक्ट करने का आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आपने कितनी तहसीलें, उनमें से कौन सी वाली तहसील को चूज़ करना है, या फॉर एग्जांपल एक हर तहसील में से कुछ-कुछ लेने हैं, तो आपने कैसे लेने हैं, कितने लेने हैं? तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं जिन्हें सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते हैं। वो 2 तरह की हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबल से निकला है, ठीक है। जिसमें ये समझ लें गालबन टाइप की, या मतलब इम्कान होना किसी चीज़ का। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि जितने भी लोग इस वक़्त आपके पॉपुलेशन का पार्ट होते हैं ना, उस वक़्त हर किसी को के पास 50% चांस होता है कि शायद वो सिलेक्ट किया जाए सैंपल के तौर पर, ठीक है। हर इंडिविजुअल जो है वो रैंडमली, मतलब ना सिलेक्शन यहाँ इसमें होती रैंडमली सिलेक्शन है, याद रखिएगा। रैंडम मीन्स के दरमियान में से किसी को भी आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने पूरा हॉल स्टूडेंट्स का भरा हुआ है और आपने इसमें से कोई से 10 लेने हैं, ठीक है। अब आपने खड़े होके सिर्फ देख रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो जिस टाइम आप उन्हें देख रहे होते हैं आपने उनमें से 10 सिलेक्ट करने हैं, उस वक़्त उन 10 स्टूडेंट्स की फीलिंग्स, उन सब पूरे हॉल के स्टूडेंट्स की फीलिंग्स क्या होती हैं? हर एक को लग रहा होता है कि शायद मैं भी हूँ, मैं शामिल हूँ। हर एक को अपना चांस लग रहा होता है।
तो जो वो इक्वल वाला जो चांस है कि सिलेक्शन वाला जो चांस है कि वो इक्वली उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी में है उन्हें वहाँ पर कि शायद वो भी चुने जा सकते हैं, तो वो चीज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक एग्जांपल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा कि इसमें सिलेक्शन जो होती है रैंडमली होती है, यानी रैंडमली आप किसी को भी उठा सकते हैं दरमियान से, ठीक है। तो इनकी सिलेक्शन रैंडमली होगी। और अब इसकी जो 4 जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हम इसको देखते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? वही जो कि सिंपली मैंने अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का बताया है। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर पिक्चर्स की शेप में आपके सामने भी शो हो रही हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल्स इसकी क्लियर भी कर देती हूँ कि ये इन पिक्चर्स के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि हर मेंबर जो होता है आपकी पॉपुलेशन का, वो उन्हें इक्वल जो है चांस होता है, मतलब उन्हें फ़ील हो रहा होता है कि शायद हम ही सिलेक्ट हों, ठीक है? इस वक़्त इक्वली सबको सिलेक्शन के चांसेस हो रहे होते हैं कि उस सब यहाँ पर इक्वल हैं, ठीक है? ये सारे। अब ये टोटल कितने लोग हैं गिन लें आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाले कॉर्नर में, ये 15 लोग हैं। ये 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, 15 की पॉपुलेशन है पूरी। पूरी को काउंट करूँगी तो पॉपुलेशन कहलाएगी। अब इसमें से मैंने रैंडमली फ़र्ज़ कर लिया कि मैं इनमें से 5 लोग हैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ 15 में से, ठीक है? अब ये हॉल में 15 लोग खड़े हैं, आपने इनमें से 5 का सैंपल लेना है। 5 का सैंपल का मतलब ये क्या है कि पॉपुलेशन में से 5 पार्टिसिपेंट्स लेने हैं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन से 5 लेंगे? अब ये वो तरीके हैं डिसाइड करने के चारों। अब प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको बताया कि रैंडमली सिलेक्शन होती है, ठीक है? इन चारों तरीके में रैंडम सिलेक्शन ही हो रही है, लेकिन टेक्निक्स डिफरेंट हैं। अब सिंपल रैंडम सैंपल में तो रैंडमली हो रही है, आपने अपनी मर्जी से एक ये उठा लिया है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। देख लें कोई भी दरमियान में कोई ऐसे फिक्स रेशो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसने अपनी मर्जी से रैंडमली उठा लिया है दरमियान से 5 लोगों को, तो ये कहलाएगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है? इसमें कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें रैंडमली सिलेक्ट कर लिए हैं। और इसकी जो स्टेटमेंट है याद रखने वाली एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिंपल ये है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है? हर मेंबर को इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की तरफ। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में भी रैंडम सैम्पलिंग ही होती है, लेकिन एक टेक्नीक यूज़ की जाती है इसमें कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में कि एवरी केथ नंबर, आप डेफिनेशन आप कहीं भी बुक्स में पढ़ेंगे तो एवरी केथ वैल्यू के और ऊपर टीएच लिखा होता है, एवरी केथ वैल्यू एवरी केथ नंबर लिखा होता है या एवरी nth नंबर लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक टेक्निक एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उस फार्मूला के थ्रू जो भी हर नंबर केथ नंबर या केथ वैल्यू आती है, आप उस वाले पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो फार्मूला आप अपने पास लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि के इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, ठीक है? लिख लें, फिर मैं इसके बाद बताती हूँ कैपिटल एन और स्मॉल एन का मतलब क्या है। अगर इसको आप वैसे ही लिखना चाह रहे हैं इन इंग्लिश, तो आप इसे लिख सकते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ठीक है? अब ये आपके सामने अगर राइट कर लिया तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन साइज को शो कर रहा है, स्मॉल एन जो है वो सैंपल साइज को शो कर रहा है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वाला तरीका, ठीक है? अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में होता क्या है, अब आपके सामने पॉपुलेशन साइज क्या है, ये टोटल 15 लोग हैं, ठीक है? ये 15 लोग हैं और ये डिफरेंट कलर्स की जो इमेजेस हैं ये शो कर रहे हैं मेल और फीमेल कैटेगरीज, ठीक है? तो ये इस वक्त मिक्स खड़े हैं, तो ये 15 की पॉपुलेशन है, तो आप लिखेंगे कैपिटल एन की जगह पर 15 लिखेंगे, ठीक है? डिवाइडेड बाय, आपको पता है आपने 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो आप सैंपल साइज में कैपिटल स्मॉल एन की जगह पर लिखेंगे 5, ठीक है? अब डिवाइड करेंगे आप तो आंसर आपके पास आएगा 3, ठीक है? 3 आंसर आपकी वो वैल्यू निकल आई है, केथ वैल्यू, ठीक है? जिसे आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इंटरवल भी कहते हैं। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इंटरवल क्या कहलाते हैं? वो इंटरवल
जो इसकी जिधर रुककर आपने सिलेक्ट करना है एक सैंपल, ठीक है? यानी थोड़े-थोड़े फासले पे एक वैल्यू या एक इंटरवल आ जाएगा जिसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है, और वो इंटरवल निकालने का तरीका यही फ़ॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, पॉपुलेशन साइज़ डिवाइडेड बाय सैंपल साइज़। तो अब आपने 15 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आंसर आया 3। तो 3 का मतलब ये है कि आपने हर थर्ड वन जो पार्टिसिपेंट है वो सिलेक्ट करना है। अब इन्होंने यहाँ क्या किया हुआ है, आप चाहते तो आप इनकी तरह नहीं, आप सीधा-सीधा तरीका भी कर सकते हैं, जो कि शायद आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाए। हर थर्ड देखेंगे, पहला छोड़ें, दूसरा छोड़ें, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तीसरा, फिर पहला छोड़ें, दूसरा छोड़ें, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, तीसरा। फिर पहला छोड़ें, दूसरा, और फिर ये वाला सिलेक्ट करेंगे, तीसरा। कितने लोग सिलेक्ट हो गए? 3 हो गए। फिर ये 2 छोड़ के तीसरे नंबर वाला सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये 2 छोड़ के तीसरे नंबर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल 5 हो गए सिलेक्ट आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स। आपको आसानी भी हो गई। समझ आ गया ये तरीका? यस मैम। ठीक है, तो ये तरीका है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि पहला और आखिरी स्किप कर दिया है, उसके बाद ये वाला सिलेक्ट करने के बाद अब हर 2 के बाद तीसरे वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। 3 आया था ना, हर 2 के बाद तीसरा वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, हर तीसरा वाला। ये एक सिस्टमैटिक वे बन जाता है फिर उस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन है रैंडम सिलेक्शन ही। उठा तो रैंडमली रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। अब मैंने उस सिस्टमैटिक सैंपल को इस तरीके से लिया है कि मैं शुरू से ही शुरू कर रही हूँ, हर थर्ड वाला ले रही थी, ठीक है? 5 ले लिए। अब इन्होंने क्या किया, पहला और आखिरी स्किप करके फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना तरीका। आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक सिस्टमैटिकली हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो वाला लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है कि जी आपने तो अपनी मर्ज़ी के लोग चुन लिए हैं, रैंडमली चुने हैं, तो जो आपके वाकिफ़कार थे आपने सिर्फ़ उन्हें चुन लिया है। इससे ये होता है कि फिर सिस्टमैटिकली आपकी जो थोड़ी-सी वो होती है ना बायसनेस होती है वो कम हो जाती है, और आपके लिए भी फैसला करना आसान हो जाता है कि ये आपका फार्मूला के थ्रू आया है, तो आपने इस तरीके से इस सिस्टमैटिकली आपने इस तरह जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ये सिंपल सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, ठीक है? अच्छा जी, इसमें क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिस्टेड विद अ नंबर, ठीक है? और इसमें जो है इंडिविजुअल्स आर चूज़न एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी एक सिस्टमैटिक इंटरवल या सैंपलिंग इंटरवल होता है, उसके थ्रू आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में होता है कि आप जो लोग हैं, उनके सब ग्रुप बना देते हैं। किसी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में यहाँ पर अभी तक सारे मेल फीमेल इकट्ठे थे। अब यहाँ पर आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक जेंडर बेस पर उन्हें उनके 2 सब ग्रुप्स बना दिए हैं। एक फीमेल्स अलग कर दी हैं ग्रीन में, और जो मेल हैं ब्लू में वो अलग कर दिए हैं, ठीक है? तो अब आपने ये जो सब ग्रुप्स हैं स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा कहलाते हैं, ठीक है? अगर आपसे ये भी क्वेश्चन मोस्टली हो जाता है कि स्ट्रेटिफाइड में जो सब ग्रुप्स होते हैं वो किन को इंडिकेट कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेटास को कर रहे होते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेटा कहलाते हैं। अब एक स्ट्रेटा ये बन गया है, एक स्ट्रेटा ये बन गया है। अब आपको ये तो पता है कि टोटल 15 की पॉपुलेशन है, ठीक है? उसमें से आपने 5 पार्ट सैंपल सेलेक्ट करने हैं। अब आप कैसे फैसला करोगे कि इस स्ट्रैटा में से कितने लें और इस स्ट्रैटा में से कितने लें? तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोपोर्शन का और डिस्प्रोपोर्शनेट का, ठीक है? प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस फ्रैक्शन के लिहाज से आपका स्ट्रैटा बना हुआ है, जिस तनासुब से बना हुआ है, उसी तनासुब से आपने लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? और डिस्प्रोपोर्शनेट ये होता है कि अगर आप उस तनासुब को इग्नोर कर रहे हैं, उस तनासुब से आप नहीं डाटा सेलेक्ट कर रहे, तो डिस्प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग कहलाती है। अब यहाँ पर आपने उस तनासुब को कैसे चेक करना है, उस प्रोपोर्शन को कैसे देखना है कि अब ये ज़ाहिर-सी बात है, कॉमन उसकी भी बात है कि अगर आप प्रोपोर्शन को मद्देनज़र रखते हुए सैंपल लेना चाह रहे हैं, तो ये कम लोगों का है, तो यहाँ से कम लेंगे 5 में से, और ये ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ ज़्यादा चॉइस होगी आपके पास ज़्यादा लोगों की, ठीक है? तो ये प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। अब वो आप कैसे कर रहे हैं? अब उसका फ़ॉर्मूला क्या है? उसका फ़ॉर्मूला आप अपने सामने लिख सकते हैं कि सैंपल साइज़ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज़ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रैटम साइज़। ये अपने सामने अगर आप राइट कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो अपने साथ उस वक़्त लिखते रहें,
हल करने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे इन्होंने फैसला किया कि जो फीमेल प्रोपोर्शन है, ये स्ट्रेटा है, उसमें से 2 लिए हैं और जो मेल स्ट्रेटा है उसमें से 3 लिए हैं। तो अब आप देखें, आप लोगों ने लिख लिया फ़ॉर्मूला? यस मैम, लिख लिया। ओके। अब आप देखें सैंपल साइज़ आपका है 5 का, 5 लोग आपने सेलेक्ट करने हैं। उस जगह 5 लिखें, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज़ आपका 15 का है, आप 15 लिखें। मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेटम साइज क्या होता है? स्ट्रेटम साइज है कि आप इस वाले पोर्शन का प्रोपोर्शन मालूम करने जा रही हैं। तो ये जो स्ट्रेटा है ना, इसकी तादाद लिखेंगे। कितने हैं? 6 हैं यहाँ पर, ठीक है? तो 6 लोग हैं तो आप लिखेंगे 6। अब इसको सोल्व करें आप, तो ये आपके पास आंसर में आता है 2। करके मुझे कंफर्म करें 2 आ रहा है? यस यस मैम, मैम, टू। 2 ही आ रहा है। हाँ जी। तो 2 आया है तो इसका मतलब है आपको पता चल गया कि इस स्ट्रेटा का प्रोपोर्शन साइज़ जो है वो आपने 2 रखना है। अब आप इसको भी अलग करके देखें। वो तो वैसे तो ऑब्वियस हो गया है कि अब ज़ाहिर है 2 उधर रखा है तो 3 इधर होंगे। लेकिन आप इस वाले को भी इसी तरीके से हल करके देखें कि आप लिखें 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय ये कितने लोग हैं? 9 9 ठीक है? 9 करें और उसको करके देखें, आंसर 3 आता है? यस मैम, 3 आता है। ठीक है, अब समझ में आ गई। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में सिंपल क्या करते हैं, आप स्ट्रेटा में सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे एक स्ट्रेटा बनाते हैं, यानी ग्रुप सब ग्रुप्स बनाते हैं जो कि स्ट्रेटा कहलाते हैं। फिर उनको प्रोपोर्शन की बेस पे प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग के थ्रू आप उसमें से जो है वो डिसाइड कर लेते हैं हर स्ट्रेटा में से आपने कितने पार्टिसिपेंट्स लेने हैं। ठीक है, और वो तरीका आपको इस फार्मूलाज के थ्रू आना चाहिए। तो ये चीज़ है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद है क्लस्टर सैंपलिंग। अब ये हो रैंडम सिलेक्शन ही रही है, याद रखिएगा, इसलिए इन्हें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहलाती है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडम सिलेक्शन ही हो रही होती है, लेकिन कुछ टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं बस। क्लस्टर सैंपलिंग में आप आ जाएँ। क्लस्टर सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटिफाइड का मिक्स कभी मत कीजिएगा, क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग में भी कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है? अब ग्रुप्स बनाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक का सेम होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 मेल हैं तो 1 फीमेल है, 1 मेल है तो 2 फीमेल हैं, एक ग्रुप में तीनों मेल्स हैं, ठीक है? बस आप ग्रुप का साइज़ इक्वल रखने के लिए अब उन्होंने उनके पास टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने 5 ऐसे ही ग्रुप बना दिए हैं छोटे-छोटे। ये ग्रुप्स क्लस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है? और स्ट्रैटिफाइड में क्या थी, किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे आपने स्ट्रैटास बना दिए थे। वहाँ पर आप स्ट्रैटा का वर्ड यूज़ करेंगे और क्लस्टर सैंपलिंग में जो सब ग्रुप है उन्हें क्लस्टर कहा जाता है। आप वहाँ क्लस्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या है कि आप इसमें ग्रुप्स बना दिए हैं आपने क्लस्टर सैंपलिंग में, और यहाँ पर अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर उधर स्ट्रेटिफाइड में क्या करते थे, हर स्ट्रेटा में से आप प्रोपोर्शन को देखते हुए पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते थे, ठीक है, इन रैंडमली। अब क्लस्टर में आप क्या करते हैं, क्लस्टर में आप ना प्रोपोर्शन देखते हैं, बस जो ग्रुप बनाए हैं आपको पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, उसमें अब चाहे जितने पार्टिसिपेंट आ रहे हो। अब हमें 5 चाहिए थे लेकिन हमें 2 ग्रुप ही सिलेक्ट करना था तो उसमें 6 आ गए हैं, ठीक है? समझ आ गई ये बात? यहाँ पर हमें पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट करना है। मैम यहाँ मतलब सैंपल चेंज हो जाएगा हमारा? हाँ, सैंपल चेंज हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यानी कोई फिक्स वो नहीं रहेगा। हाँ, ये हो सकता है हम अपने बाद में उसे इग्नोर कर दें रिजल्ट्स में ना, ठीक है? हम शो यही करें, लेकिन हमें लेना स्टडी पूरे उस पे ही करनी पड़ेगी, पूरे क्लस्टर पर, ठीक है? बस ये फ़र्क है क्लस्टर सैंपलिंग में और स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में। दोनों में बनते ग्रुप्स हैं, लेकिन आपके माइंड में अगर हमेशा ये इमेज रह जाएँगे ना, जो इमेज ये सामने आपके हैं, आपको ये तस्वीरी शक्ल अपने ज़हन में रह जाएगी, तो आपका कॉन्सेप्ट भी फ़ौरन क्लियर हो जाएगा, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि क्लस्टर सैंपलिंग असल में होती क्या है, ठीक है? यस मैम। आज जीके की क्लास तो नहीं है आप लोगों की? नो। ओके, मैं नॉन प्रोबेबिलिटी और पढ़ा देती हूँ। बहुत ये उससे भी ज़्यादा ईज़ी है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग थोड़ा-सा टेक्निकल है, थी जो हमने पढ़ी है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये ज़्यादा ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं। नाम से भी बहुत ईज़ी है। नॉन प्रोबेबिलिटी वो सैंपलिंग जिसमें सिलेक्शन जो है नॉन रैंडम बेस पे होती है, ठीक है? रैंडमली सिलेक्शन नहीं होती, नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है। अब हम डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलत के हिसाब से यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब वो कैसे कर रहे होते हैं कि इसमें जो टाइप्स हैं
कन्वीनिएंट सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग। अच्छा, वहाँ पर जो है बायसनेस कम थी, इन्वॉल्व नहीं हो रही थी कुछ टेक्निक्स यूज़ करके। यहाँ पर आके ना थोड़ी-सी जो रिसर्चर था उसकी मतलब ये समझ लें कि फेवरेटिज़्म भी इंक्लूड हो सकती है, यहाँ पर बायसनेस भी हो सकती है, कन्वीनिएंट भी यूज़ हो सकती है, ठीक है? ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। अब कन्वीनिएंट सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। कन्वीनिएंट सैंपलिंग क्या है? कन्वीनिएंट सैंपलिंग में अब आप देखें, इधर तस्वीर में जो दिखाया हुआ है कि आपके सामने पूरी पॉपुलेशन ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है, हॉल में मौजूद है, ठीक है? अब आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बस अपने जो सामने-सामने वाले लोग हैं ना, उन्हें इंक्लूड कर लिया है रिसर्च में, ठीक है? डाटा कलेक्शन सिर्फ़ उनसे कर ली है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे भी ले लें कि आपके में जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपकी तहसील के स्टूडेंट्स हैं सारे। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ़ अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए अपने स्कूल के स्टूडेंट को पर वो रिसर्च स्टडी कर ली है, ठीक है? तो ये कन्वीनिएंट सैंपलिंग कहलाती है। क्लियर हो गई है? यानी अपनी सहूलत को देखते हुए आप सिर्फ़ सामने-सामने वाले लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। पर्पसिव सैंपलिंग जो होती है, वो आप ये समझ लें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ा-सा अपना पर्पस जो है वो पर्पसिव सैंपलिंग का एक और नाम भी याद रखिएगा, जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं इसे। और ज़्यादातर जगहों पर ये कभी जजमेंटल के तौर पे भी यूज़ होता है, ये भी मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाला नाम है इसका, ऐसे नहीं कि बहुत कम जगहों पे है। पर्पसिव सैंपलिंग के बजाय जजमेंटल सैंपलिंग भी बोला जाता है, तो ये एक ही चीज़ें हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब पर्पसिव सैंपलिंग में क्या होता है? पर्पसिव सैंपलिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टूडेंट्स तहसील के जो स्टूडेंट्स हैं, उस पे उसका ना मैथमेटिकल स्किल्स चेक करनी है अपनी रिसर्च में। तो आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ़ अपने पर्पस को सामने रखेंगे कि मैथमेटिकल स्किल्स चेक करनी है, तो जो मैथ में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं या जो किसी जगह पे मैथ्स के सब्जेक्ट्स की ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको वो ईज़िली मिल जाएँगे। तो आप सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे, जो आपके पर्पस को अचीव कर लें, ठीक है? अब यहाँ पर उन्हें जहाँ-जहाँ भी वो स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनसे कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथ ने टीचर्स पे करनी है, तो और आपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है, सब जो इंग्लिश टीचर्स हैं उन पे करनी है, तो आप क्या करेंगे, तमाम टीचर्स को नहीं फोकस करेंगे, आप सिर्फ पूरे तहसील में से इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे, अपना सैंपल उन्हें बना लेंगे। क्लियर है? यानी पर्पस को सामने रखते हुए आप सिर्फ उन्हीं लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिनको आप मैयर करना चाह रहे हैं, जो आपका पर्पस है स्टडी का, बस बाकी पार्टिसिपेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? स्नोबॉल की इसकी एग्जांपल दी जाती है स्नोबॉल के तौर पे। आपने स्नोबॉल देखी होगी कि हम जब स्नोबॉल को छोटी बॉल की शेप में नीचे की तरफ फेंकते हैं, किसी ये समझ लें कि बर्फ़ वाली जगह से, तो जैसे-जैसे वो नीचे जाती रहती है उसके साथ बर्फ़ लगती रहती है, वो बॉल बड़ी होती जाती है। तो इसकी एग्जांपल भी ऐसे ही है कि अगर आप सैंपल सेलेक्ट करने के लिए या डाटा कलेक्ट करने के लिए अपने करीब तरीन या जिसको आप ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं, उन लोगों तक डाटा पहुँचा दें। आगे फिर वो मज़ीद वो जिनको अप्रोच करते हैं, वो उनको देंगे डाटा, फिर वो जिनको अप्रोच करते हैं, वो उन्हें देंगे। इस तरह करके आपके पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएँगे। आपने मोस्टली देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं रिसर्च वर्क जो कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चनेयर जो हैं, वो अपना पकड़ाते फिर रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने किसी वाकिफ़कार को देते हैं कि प्लीज़ ये क्वेश्चनेयर है मेरा फिल करवा दें। आगे किसी से, फिर वो आगे जाते हैं, वो अपने किसी वाकिफ़कार को देते हैं, फिर वो आगे देते हैं, इस तरह करके उनका जो डाटा कलेक्शन है वो होती रहती है। तो ये जो टेक्नीक है, ये स्नोबॉल टेक्नीक कहलाती है कि आप करीब तरीन या जो अप्रोचेबल लोग हैं आप उनको दे दें और उनसे फिर वो बाकी अपने जो अपना सोशल सर्कल है उधर पहुँचाएँगे और इस तरह आखिर में एट द एंड जब काम हो जाएगा तो वो उसी तरह आखिर में उसके पास पहुँच जाएगा। ये टेक्नीक स्नोबॉल टेक्नीक कहलाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होती है? कोटा सैंपलिंग में आप ये समझ लें कि आप इस टेक्नीक में जो है एक मतलब कोटा आप फिक्स कर लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर मेल और फीमेल कोटा है, वो रख दिया गया है, ठीक है? अभी यहाँ पर क्या किया है, कोटा फिक्स कर दिया है कि जी इतनी फीमेल चाहिए, इतनी मेल चाहिए आपको, ठीक है? आपकी रिसर्च का पार्ट है, वो 2 फीमेल्स और 1 मेल होगा।
तो आपने एक कोटा फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल एक कोटा ये फिक्स कर दिया आपने कि मोर देन 40 जो एज के पार्टिसिपेंट्स चाहिए आपको, मेल और फीमेल दोनों में से। तो अब आपने फीमेल वाली साइड पे एजेस देखी, तो सिर्फ 2 फीमेल्स की एज 40 से अबव थी, और इसी तरह मेल साइड से देखी तो एक मेल जो था वो 40 से अबव था। तो आपने उस कोटा को सामने रखते हुए इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया फिक्स कर लें किसी भी ग्रुप पर, ठीक है, किसी करैक्टरिस्टिक की बेस पे, तो वो चीज़ कोटा कहलाती है, कोटा सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है, अब जो कोटा सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, वो भी करैक्टरिस्टिक की बेस पे होती है, ठीक है, किसी, लेकिन वो रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होती है। और जो कोटा सैंपलिंग है ये भी करैक्टरिस्टिक की बेस पे हो रही है, कोई भी क्राइटेरिया या कोटा आपने फिक्स कर लिया, उसी की बेस पे आपने ग्रुप बना के और उसमें सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी करैक्टरिस्टिक की बेस पे हो रही है। लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम बेस्ड सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, आपने क्राइटेरिया रखा उसके अकॉर्डिंग हो रही है। ये फ़र्क भी कोटा और स्ट्रेटिफाइड का, मोस्टली कोटा और स्ट्रेटिफाइड के बारे में कंफ्यूज किया जाता है, और क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड के बारे में भी कंफ्यूज किया जाता है, तो इनको आपने क्लियर रखना है। आपको ये पता हो नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन से शामिल हैं और प्रोबेबिलिटी में कौन से शामिल हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। मैम स्नोबॉल का बस थोड़ा सा बता दें। अच्छा, स्नोबॉल की एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट्री स्कूल के जो टीचर्स हैं, आपने उनसे ना डाटा इकट्ठा करना है। अब आपकी अप्रोच नहीं है कि आप हर स्कूल के एलिमेंट्री टीचर्स से डाटा इकट्ठा करें। आपकी अप्रोच फॉर एग्जांपल डिप्टी तक है, डिप्टी डीओ हैं, ठीक है? आपके वाकिफ़कार हैं। आप क्या करेंगे, अपने डिप्टी डीओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे एलिमेंट्री टीचर्स का डाटा चाहिए या ये क्वेश्चनेयर फिल करवाने हैं उनसे। तो वो डिप्टी डीओ कहेंगे लाएँ मुझे दें, मैं करवा दूँगी, ठीक है? वो आपसे ले लेंगे। उसके बाद वो जो हैं क्या करेंगे, वो अपने इलाके के जो एईओज़ हैं, उनको कहेंगे कि जी ये आप स्कूलों में विज़िट करने जाएँगे, तो आप लोगों ने ये एलिमेंट्री टीचर से ये फिल करवाने हैं। वो एईओज़ को दे देंगे। एईओज़ तादाद में फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने एक डिप्टी डीओ को दिया एक तहसील के, आगे उसने एईओज़ को दिया, तो अब एईओज़ ज़्यादा हो गए, 3-4 हो गए। फिर उन एईओज़ ने जाके जो-जो उनके अंडर स्कूल्स आते थे, उन्होंने तमाम स्कूल के टीचर्स को दिया, अब तादाद और बढ़ गई। फिर वो आखिर में टीचर्स ने क्वेश्चनर फिल करके वापस एईओ को किया, एईओ ने वापस फिल करके डिप्टी डीओ को किया, डिप्टी डीओ ने वापस रिसर्चर को कर दिया। इससे क्या हुआ, ये स्नोबॉल टेक्निक थी कि उन्होंने एक को दिया, उसके बाद वो सर्कल बढ़ता गया और उनके पास काम भी आ गया। ठीक है, कोई इसमें मतलब रैंडमली सिलेक्शन कुछ भी नहीं करनी पड़ी, और तमाम पार्टिसिपेंट से डाटा भी कलेक्ट होके आ गया। ये टेक्निक स्नोबॉल टेक्निक है। ठीक है, जी मैम, हो गया। ओके। यस मैम, क्लियर है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?